please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर लाइव। इमरजेंसी के 43वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसके इतिहास की एक ऐसी याद दिलाई जो कांग्रेस के लिए भी बहुत खौफनाक है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमले बोले। पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार की भक्ति में हिंदुस्तान को जेल खाने में बदल दिया। संविधान का दुरुपयोग इस कदर हुआ कि उसको फिलहाल बताना भी मुश्किल है। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि देश में संकट का झूठा माहौल बनाया जा रहा है, दलितों को सरकार के खिलाफ मुल्क में भड़काया जा रहा है। तो उधर कांग्रेस को पीएम मोदी में औरंगजेब नजर आ रहा है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। खानदान के लिए लोकतंत्र कैद, मोदी को बताया औरंगजेब। आज की टक्कर सीएनबीसी आवाज पर लाइव इसी पर। संविधान का एक परिवार के लिए किस प्रकार से हथकंडे के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर दिया जाता है, शायद ही ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है। परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। दलित संकट में है, दलित को मार देंगे, यानी एक ऐसा भय पैदा करना, काल्पनिक भय पैदा करना। और इतना बड़ा देश है, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाए लेकिन उसको भी एक रूप दे करके इस माला को मजबूत करते जाना और दिखाते जाना। देखो, और गाजे बजाने वाले तो उनके पास है ही है। इमरजेंसी की 43वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इमरजेंसी की किताब के पन्ने पलटते हुए पीएम मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी के हमलों से तिलमिलाई कांग्रेस ने उन्हें औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर शासक बताया। 49 महीने के एक घोषित आपातकाल में आज के औरंगजेब मोदी जी ने तो स्वयं की पार्टी सहित पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया। जिस क्रूर औरंगजेब रूपी शासक ने इस देश के प्रजातंत्र को बंधक बनाया है, उसको जवाब तो देना पड़ेगा। औरंगजेब माइनॉरिटी का था, तो क्या कांग्रेस पार्टी आजकल माइनॉरिटी के लोगों के बारे में बुरा बोलने लग गए हैं? तो वहीं देश भर में बीजेपी नेता और मंत्री इमरजेंसी के खिलाफ ब्लैक डे मना रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस को जमकर कोसा। आपने तो संवैधानिक संस्थाओं पर बुलडोजर घुमाने का काम कर सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी। कम से कम आज की परिस्थिति से जो देश गुजर रहा है, इस देश के लोग कह रहे हैं कि कोई और सरकार और कोई और रिजीम, कोई और परिस्थिति हजारों गुना बेहतर। तो क्या 43 साल पुराने दाग धोने के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को औरंगजेब बना रही है? क्या गांधी परिवार की कुर्सी बचाने के लिए देश को खतरे में बताया जा रहा है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। खानदान के लिए लोकतंत्र कैद, मोदी को बताया औरंगजेब। और टक्कर के 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 1, पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से करना कितना सही और जायज है? खतरे में देश या गांधी परिवार की कुर्सी है? जब गांधी परिवार के पास कुर्सी नहीं होती तो लोकतंत्र में खतरे में आ जाता है। क्या दलितों को संघ के नाम पर डराया जा रहा है? क्या ये एक सोची समझी साजिश है? आज के 3 बड़े सवाल। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा में, इस डिबेट में? नवाब मलिक है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इमरजेंसी इन्होंने देखी है। कांग्रेस की ओर से अभय दुबे हैं, कांग्रेस की पैरवी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के सेंट्रल टीम के प्रवक्ता के शर्मा है। मेरे साथ आरएसएस के विचारक संदीप महापात्रा हैं। मेरे साथ दलित चिंतक अनिल चामड़िया हैं। मेरे साथ सोमनाथ सिंह रॉय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना
टाइम वेस्ट करें, मैं सीधे सवालों के ऊपर आता हूं और सवाल सीधा मैं आपसे पूछता हूं के शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह कहा कि जब जब इस मुल्क के अंदर गांधी परिवार की कुर्सी पे खतरा हुआ है, गांधी परिवार को खतरा हुआ है, लोकतंत्र में खतरा हुआ है। 1975 की आधी रात को भी यही हुआ था और आज के युग में भी यही हो रहा है, क्योंकि जब जब गांधी परिवार सत्ता से बाहर होने लगता है, भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अमित जी, इतिहास के पन्नों में ये सारी चीजें दर्ज है और आज वो जो इतिहास घटा था, जो काला अध्याय था, उसके बहुत से भुगत भोगी आज भी इस देश में हैं और वो अभी अपने उनकी गाथा आप सुन सकते हैं। आज भी उस 45 साल बाद उस आपातकाल से जो पीड़ित लोग हैं, आज भी वो इस देश में हैं। और उस समय यही हुआ था कि जब इंदिरा गांधी जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई और उनको वोट देने तक का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने छीना उनका, तब वो जाकर रातों रात उन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया। और केवल आपातकाल नहीं लगाया, आपातकाल के पीछे एक जो घनघोर मानसिकता थी, तानाशाही मानसिकता, जिसके अंतर्गत 21 महीने तक ये चुन चुन के लोगों को जेल में डाला। यही नहीं अमित जी, उसकी दुकान की तो आप चर्चा नहीं कर सकते कि किस तरह से लोगों के नाखून उखाड़ लिए। कोई इंदिरा का नाम ले ले तो मात्र उसको जेल में डाल दिया जाता था और क्या कोई सजा। आज 21 में आज भी मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि ये बता दे कि वो जो 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो जेल के अंदर गए, उनकी सजा क्या, उनके आरोप क्या थे। उनके आरोप तक बताने की हालत नहीं थी इनकी। और उनको जो है रोज हथकड़ियों में बांधकर और इस तरह जेल के उसमें अदालत में लाया जाता था और उस पर इनके युवा मोर्चा के लोग पत्थरबाजी करते थे, पत्थर मारते थे। और किस तरह से प्रेस को प्रतिबंधित किया गया, न्यायालय को नीचा दिखाया गया, हर चीज पर प्रतिबंध लगाकर इस तरह से देश को एक घनघोर अंधेरे में डाल दिया। क्या जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा वार किया है कि एक परिवार, गांधी परिवार की वजह से लोकतंत्र की हत्या हुई। 1975 की मध्य रात्रि में, 25 जून की मध्य रात्रि में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। कह सकते हैं कि संविधान को ताक पे रख दिया गया, संविधान में बदलाव करे गए, 6 साल सरकार की अवधि कर दी गई और तो और तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आवाज को बंद कर दिया गया। क्या आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के चलते यह हुआ? अभय दुबे। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आग्रह है, आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं इंदिरा गांधी जी से, आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं राजीव गांधी जी से, तो आप इतिहास में जाकर प्रतिशोध ले लीजिए प्रधानमंत्री जी। अगर तब भी आपकी प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी ना हो, वर्तमान में आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं राहुल गांधी जी से, रणदीप सुरजेवाला जी से, लालू यादव जी से, मुलायम सिंह यादव जी से, समूचे प्रतिपक्ष से, तो प्रतिशोध ले लीजिए। फिर बचेगा कौन? देश के 130 करोड़ नागरिक और आप। फिर वो नागरिक सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जी कि बताइए, किसान पूछेंगे मेरे फसलों के दाम का क्या हुआ। पर ये प्रतिशोध तो इंदिरा गांधी ने लिया था, लालू यादव से, मुलायम सिंह यादव से, जेपी से। वो किसान पूछे, 5 लोग सत्ता चलाते थे, संजय गांधी, देवकांत बरुआ, आर.के. धवन। देना होगा। 4 वर्षों तक ये स्वांग नहीं ने रह लिया था। सकते। 4 वर्षों तक सिर्फ स्वांग ठीक उल्टा बोल रहे हैं। राज सत्ता ये पर प्रतिशोध तो इंदिरा गांधी ने लिया था। प्रधानमंत्री जी, नहीं, परिवार, आपने कहा प्रधानमंत्री जी परिवार, हाँ परिवार है, आप बहुत समझदार पढ़े लिखे प्रवक्ता है, बड़े ज्ञानी प्रवक्ता है, मुझे आपके ज्ञान पे शंका नहीं है। परंपरा है, होल्ड ऑन अभय दुबे, अभय दुबे, टुनाइट यू हैव टू होल्ड ऑन। आजादी अभय दुबे, टुनाइट यू हैव टू होल्ड ऑन। वो विचार, मैं हम्बल रिक्वेस्ट अभय दुबे, आप अभय दुबे कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और मीडिया चीफ रणदीप सुरजेवाला मोदी को औरंगजेब कह सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रतिशोध कह सकते हैं, उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किसी को कुछ भी बोले। फिलहाल मुल्क में इमरजेंसी नहीं है, ना इमरजेंसी जैसे हालात हैं जिनको आमतौर पर सामान्य रूप से कह दिया जाता है।
अबे दुबे ऑन स्क्रीन। अबे जी किसान फसलों के दाम अबे जी किसान की फसल पर मैंने डिबेट करी थी, उस दिन शायद आप नहीं थे। मुझे किसान की फसल पर मैंने डिबेट करी थी, उस दिन शायद आप नहीं थे। लेकिन आज फसल पर डिबेट नहीं है, आज बताइए उस फसल पर डिबेट है जिसको नाक काट ले, लेकिन लोगों को फिर भी याद दिलाती है। आज इमरजेंसी की फसल पर डिबेट है, लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी उस फसल पर डिबेट है, लोकतंत्र की हत्या की फसल पर डिबेट है। गांधी परिवार पर जो आज प्रधानमंत्री ने वार करा है उस पर बहस है। सर मैं हम्बल सबमिशन आई एम अगेन कमिंग टू यू टुनाइट। यू आर आप चीफ गेस्ट है मेरे, आई विल ट्रीट यू एज माय चीफ गेस्ट। अबे दुबे होल्ड ऑन सर, आप चीफ गेस्ट है मेरे टुनाइट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट टुनाइट सर जी। माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? सवाल मैं पूछूंगा, जवाब मैं दूंगा 30 सेकंड के लिए। इमरजेंसी इसलिए लगाई क्योंकि उनका चुनाव रद्द हो गया था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई कि नहीं लगाई? पॉइंट नंबर 2, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे, और जिन मिनॉरिटीज का गुणगान कांग्रेस करती आई है पिछले 60 सालों के अंदर, तुर्कमान गेट पर उन मिनॉरिटीज को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था तुर्कमान गेट पर, मुसलमानों के बच्चों को मारा गया था। यह असलियत है। रुकिए सर, आप तीसरी नसबंदी पर मैं नहीं आ रहा, तीसरा पॉइंट सर, आज प्रधानमंत्री ने बोला कि जब जब गांधी परिवार की कुर्सी जाती है तब उन्हें लोकतंत्र की हत्या याद आती है। जब सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बेल मिली, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जोड़ा उसको कोर्ट से, अब महाभियोग की बात करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने आपको एक आईना दिखाया है, और आरएसएस एक बात को बहुत शुरू से कहती आई है कि 1947 में मुल्क आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक परिवार की गुलाम हो गई। व्हाट इज योर टेक? अबे दुबे 50 seconds given to you. Respond on my question, not on किसान, not on बेरोजगारी, not on नोटबंदी. Respond to my question. अबे जी देखिए, इतिहास साक्षी है, उस दृढ़ इच्छा शक्ति की अकेली दुर्गा के सम्मुख क्या परिस्थितियां पैदा की। आपने कहा कि कोर्ट का निर्णय इंदिरा जी के खिलाफ था। आप अगर कोर्ट के आदेश को पढ़ेंगे तो यह दोषी पाया कि 2 जनसभाओं में जो लाउड स्पीकर यूज किया गया उसकी बिजली सरकार की, सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। उन्होंने इस आरोप को सिद्ध नहीं पाया। यही तो आज कर रहे हो। उस मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों का दुरुपयोग किया, उन्होंने गाय बछड़े का उपयोग धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए किया, इस आरोप से दोष मुक्त कर दिया। क्या चाहती थी इंदिरा गांधी जी? इंदिरा गांधी चाहती थी सोनिया गांधी पर अधिकार रियासतों को मिला है उसको समाप्त करके यही काम इंदिरा गांधी ने किया था, पैसे नागरिकों को सौंप दिए। यही काम इंदिरा गांधी ने किया था। आरएसएस उन राजे रजवाड़ों के साथ खड़ा हो गया। विरोधियों को जेल में डाला। चाहती थी आपने विरोधियों को जेल में डाला उस समय, जमींदारों से भूमि छीन करके हदबंदी कानून के तहत किसानों और वंचितों को दे दी जाए। यही काम आज हो रहा है जब आप 44 जमींदारों के साथ और देश में आप भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण और सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में लोगों से और कभी भी पैसा लेकर के गरीबों में दे दिया जाए। ठीक है, अबे दुबे देखिए, उस समय भी आरएसएस और जनसंघ उन मुट्ठी भर अमीरों के साथ खड़ा था। ओके, संदीप महापात्रा और आज प्रधानमंत्री ने पहली बार, मैं कह सकता हूं हाल फिलहाल के अंदर पहली बार ये बोला कि आरएसएस के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भी इसी मानसिकता का हिस्सा है, जिसमें एक परिवार के लिए तमाम कुर्बानियां लोकतंत्र से लेकर संविधान की। अमित जी, आपने एक बात गौर किया होगा, अभय दुबे जी ने अपने 2 मिनट के प्रवचन में गांधी परिवार के गुणगान के अलावा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनके अस्तित्व, इनके पर्सनल अस्तित्व और इनके पार्टी का अस्तित्व गांधी परिवार से ही लिंक्ड है। गांधी परिवार के गुणगान करेंगे तो इनके रोजी रोटी चलेगी, कांग्रेस चलेगी। और आज फिर से यही कह रहे हैं, क्यों भाई आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जहां तक संघ की बात है, जहां तक संघ की बात है, संघ को आप जानते नहीं है तो संघ के बारे में मत बोलिए। आज अगर संघ ने 1975 में कमर नहीं कसा होता तो अभय दुबे जी आज भी आप उसी गांधी परिवार जिसके आप गुणगान कर रहे हैं, उसी गांधी परिवार के
जो उन्होंने उस समय अरे प्रतिशोध आपने लिया ही किया था आज ये भी उसके तले षड्यंत्र दबे उस होते समय। आरएसएस के कारण जयप्रकाश और संघ के नारायण कारण जी को 1977 में इस रख देश करके में ये षड्यंत्र आप लोगों ने 1977 में इस किया देश था। में फिर से मुझे डेमोक्रेसी बता बहाल दीजिए हुई कौन सा और अपराध आज यहाँ पे सिद्ध आज किया डिबेट आपने कर रहे इंदिरा हैं। गांधी के अगर उस खिलाफ? समय डेमोक्रेसी बहाल आपने जो नहीं होती, भ्रष्टाचार उस के समय आरोप आरएसएस लगाए के थे, लाखों जनता स्वयंसेवक पार्टी अगर बनने सत्याग्रह के नहीं करते, बाद हजारों कितने स्वयंसेवक कमीशन आपने अगर जेल बनाए? नहीं जाते, बताइए सैकड़ों कौन से स्वयंसेवक आरोप अपने सिद्ध बलिदान कर नहीं पाए देते, आप? तो अवैध ही नहीं, आपके जैसे इसका लोग अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस एक से षड्यंत्र प्रभावित देश है। के साथ आज जो रचा डिबेट गया आप था, कर रहे हैं जो उसके लिए इंदिरा भी जी आपको के परमिशन खिलाफ लेना नहीं पड़ता। था, इस देश वह के 10 खिलाफ जनपद था। से या फिर यही आगाह इंदिरा गांधी करना अगर आज चाहती जिंदा होती तो, या फिर राजीव गांधी जिंदा होते तो उनसे लेना पड़ता। आज बार बार डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, आप अरे गिरेबान हमें में जाके देखिए, देखिए, आप ही के एक पार्टी उदाहरण तो आप ही दीजिए। के पार्टी ने मैं 100 तो से आपसे ज्यादा बार पूछना चाहता हूं, 356 इस देश में मोतीलाल लगाया। नेहरू, आप ही के पार्टी जिसने ने पूरे अपने परिवार को अपने आजादी नेता के के आंदोलन की अपने आग नेता में के झोंक सेल्फ दिया। इंटरेस्ट को वो बजाय रखने के लिए जवाहरलाल आप ही के नेहरू पार्टी के ने कपड़े अपने तोड़ को के बलिदान बलिदान दिया। देते थे। आप ही के वो पार्टी ने अबे दुबे खालिस्तान आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। आप ही के पार्टी ने बहुत तरह से काम किए। अगर हम लेखा लेकर Abhay Dubey, do you think this is a fair debate? मिलेगा नहीं What you're डिबेट trying करने के to लिए। what are you trying to do, Abhay Dubey? Do you think this is fair? बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, अनिल चमड़िया वेट कर रहे हैं, नवाब मलिक वेट कर रहे हैं, सोमनाथ सिंह रॉय वेट कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा समय दिया मैंने पूरी डिबेट के अंदर, 15 मिनट हुए मेरी डिबेट के अंदर। और मैं इसके लिए वाउच कर सकता हूं 10 to 11 minutes you have spoken. सलमा, हम्बल रिक्वेस्ट, जब आपकी टर्न आए तो आप बोलिए। नवाब मलिक भी हैं इस डिबेट के अंदर। मैं नवाब मलिक के पास आता हूं। आई एम सॉरी संदीप महापात्रा, आपकी टर्न पे वो बोल रहे थे, आई विल अगेन कम टू यू। लेकिन नवाब मलिक और सोमनाथ सिंह और इंतजार करें, अपनी टर्न का पेशेंटली इंतजार करें। नवाब मलिक, क्या आज प्रधानमंत्री ने जो आईना दिखाया है वो 2019 के चुनाव की टोन भी सेट करी है कि लोकतंत्र में तब खतरा होता है जब परिवारवाद इस देश में हावी नहीं होता? देखिए, ऐसा अमित जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इमरजेंसी के हालात का आज 4 साल बाद बड़े पैमाने पे लोगों को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। जब पूरे देश में एक मानसिकता बन गई है कि यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे? तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि इससे ज़्यादा, जरा सुनिए ना, इससे ज़्यादा 1975 में हुए थे। हमें लगता है आज बीजेपी ने इस इमरजेंसी को लेकर आज जो डर है लोगों के मन में, ये कम हो जाए कि इससे पहले तो ये हुआ था, हम तो कुछ कम कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये जस्टिफाई करने का एक तरीका बीजेपी का आज है। हाँ, 1975 में इमरजेंसी लगी, वे गलत थी, और गलत थी तो उसकी सज़ा देशवासियों ने कांग्रेस पार्टी को, मिसेस गांधी को दी, और 80 में दोबारा चुनाव हुआ आपने तो उस सजा को लोगों ने दोबारा माफ कर दिया। नवाब मलिक, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, माफ कर दिया। अब अगर मोदी जी ये समझ रहे होंगे मैं तो आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, दोबारा बस के अंदर अगर इंदिरा गांधी के हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भूल है, तो तब भी जेल हो जाती थी। यहाँ नरेंद्र मोदी को नीच से लेकर औरंगजेब कहा जा रहा है, नीच से लेकर औरंगजेब कहा जा रहा है, और उस पर डिबेट हो रही है। क्या आपको लगता है यह घोषित इमरजेंसी है? हम क्यों इमरजेंसी जैसे शब्द को भी इससे छोटा करते हैं? सर, इस देश में लोकतंत्र की हत्या इंदिरा सरकार ने करी थी 1975 की मध्यरात्रि को। इमरजेंसी का मतलब है कि मौलिक अधिकारों का हनन 1975 में हुआ। बिल्कुल, आज भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सर, लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, महापात्रा, ये भी कहीं ना कहीं दबाव इस देश में जनता पर है। ओके, आरएसएस तो ये भी उसी तरह की परिस्थितियां हैं। मैं भी रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। ठीक है, चमड़िया साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपातकाल पर अब बात कर रहे हैं, और आपातकाल पर मतलब ये हुआ कि कांग्रेस वर्सेज आरएसएस बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपातकाल को एक विचार की तरह लीजिए। आप कुछ घटनाओं पर फोकस कर रहे हैं, तुर्कमान गेट गिरा, नसबंदी हुई, जेल में डाले गए, आप इसी पर बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुर्कमान पे बात कर रहा हूं। मैं ये तो लालू यादव जेल गए उसकी बात कर रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जेल गए उसकी बात कर रहा हूं, अडवाणी जेल गए उसकी बात कर रहा हूं, बार-बार वाजपेयी जेल गए उसकी बात कर रहा हूं, आप इंडिविजुअल जेपी जेल गए उसकी बात कर रहा हूं, बार-बार इंडिविजुअल काशीराम जेल गए उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, इंडिविजुअल नहीं सर, ये इस देश के लोकतंत्र के पौधे थे। आप बार-बार एक व्यक्ति पर क्यों ले जा रहे हैं? आप बार-बार परिवार पर क्यों ले जा रहे हैं? आप एक परिवार का जो सदस्य होता है उसमें 5 लोगों को आप बता रहे हैं। एक आदमी की अगर भक्ति अगर ज्यादा महिमा मंडित हो तो उस पर बात नहीं करेंगे
आप केवल परिवार पर बात करेंगे, एक व्यक्ति की भक्ति पर बात नहीं करेंगे। क्या कांग्रेस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, नहीं मुझे आप बात कहने दीजिए। अगर कल तुर्कमान गेट गिरा तो आज कितनी लिंचिंग हो रही है, इस पर बात नहीं करेंगे आप ये बात करेंगे। आज लिंचिंग इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, तो वही तो प्रधानमंत्री ने बोला क्या वो दलितों को आरएसएस के नाम पे डराया जा रहा है? क्या उस गेम प्लान के क्या वो बाजा आप भी बता रहे हैं जिसकी प्रधानमंत्री ने बात करी? क्या वो बाजा आप भी बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूं कि दलित के साथ हकीकत में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, हो रहा है। नहीं देखिए मुझे लगता है मिसलीड नहीं करना चाहिए मुझे। आप मिसलीड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, आप भड़का रहे हो प्रोग्राम को मिसलीड कर रहे हैं। ये देखिए आप ये चाहते हैं कि आप केवल नरेंद्र मोदी की बात करें, आप ये चाहते हैं कि आपातकाल में केवल आप कांग्रेस को चमड़िया साहब आपको बता दूं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये सुन लीजिए आपातकाल की आइडियोलॉजी पसंद थी आपको, आज किस तरह से देखिए हिंसा कोई भी हो उसको मान्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस ढंग से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश होती है और इन लोगों के द्वारा होती है और वो चाटुकारों के द्वारा होती है जो कांग्रेस की भक्ति करते हैं और वंशवादी राजनीति की भक्ति करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं, नहीं हो जाएगा अभी जो चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। जब सच्चाई खुल के आती है, जब सच्चाई नहीं हो जाएगा, खुल के आती है तो आप विज्ञापन से झूठ को सच नहीं बना सकते। मैं यही कह रहा हूं। आप केवल जुमलेबाजी करके झूठ को सच नहीं बना सकते। जहां तक हमें ये बात और इसका उदाहरण है, समझना चाहिए, इसका उदाहरण है आप केवल विज्ञापन देंगे, आप केवल विज्ञापन देंगे, वो है आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है कि चाटुकारिता करने कोई सरकार में नहीं, आपको चाटुकारिता करने की जरूरत, आपको अवसर नहीं मिल रहा है, यही है। चमड़िया साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक सेकंड मुझे एक लाइन बोलिए 30 सेकंड बोलिए, एनसीपी क्यों रिस्पॉन्ड करिए। सोमनाथ सिंह और इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न। मौलिक अधिकारों की हनन की बात कर रहे थे, मैं पूछता हूं एनसीपी के उनके प्रवक्ता महोदय से कि आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप ही सबसे आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, आप अपीजमेंट मोशन लेने वाले सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने वाले थे, आप ही लोग इसको बढ़ावा दिए थे। आप मुझे बताइए क्या ये आदि इसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता तो क्या आपको अवसर मिलता? लेकिन नवाब साहब आप याद कीजिए, यही वंशवादी राजनीति के लिए सोनिया गांधी के लिए आपने अलग पार्टी शरद पवार ने बनाई थी और आज आप तलुए चाट रहे हैं उनके। आप आज भी उसी वंशवाद और उसी परिवारवाद के पीछे आज खड़े हैं। कहां गया आपका सिद्धांत, कहां गया आपका विदेशी मूल जिसके जड़ पर आपकी बुनियाद खड़ी? शर्मा जी जवाब लीजिए, शर्मा जी जवाब लीजिए। ऐसा है कि शर्मा जी 2004 में देश की जनता ने सोनिया गांधी के हाथ में सत्ता सौंप दी, लेकिन उन्होंने त्याग करके मनमोहन सिंह जी को बना दिया। अरे वाह, अगर मोदी जी को कोई सत्ता दे और अडवाणी जी को बना पाएंगे क्या? एक सेकंड आप 2004 के त्याग को आप देख रहे हैं क्या? क्या त्याग था? आपको कहीं ना कहीं अगर एलर्जी है सोनिया गांधी से तो आपकी रहती है। हमें सोनिया नहीं, हमें उसका परिवार, जिस परिवारवाद की चाटुकारिता करते हैं आप लोग, हमें उससे नफरत है, क्योंकि इस देश की लोकतंत्र को आपने एक परिवारवाद के पीछे बांध दिया, एक वंश के पीछे बांध के रख दिया है और उसकी चाटुकारिता करते हैं आप लोग। सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ के मौलिक अधिकारों नवाब देखिए, मौलिक अधिकार तमाम है तभी इतना कुछ बोला जा सकता है। जहाज में जा रहे थे, हम क्यों इस देश को मिसलीड करते हैं? मौलिक अधिकार है, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर देयर, फंडामेंटल राइट्स कभी विड्रॉ हुए स्कूल के अंदर तो साल 1975 में हुए, कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने विड्रॉ करे। मैं सीधा रुख करता हूं सोमनाथ सिंह रॉय का, मैं सीधा रुख करता हूं, मौलिक अधिकार है। सोमनाथ सिंह रॉय, आपको भी लगता है कि मौलिक अधिकार नहीं है? मैं उस ममता बनर्जी की बात करता हूं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, और कांग्रेस को किस लिए छोड़ा ये मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस परिवारवाद को लेकर कहा कि एक परिवार को बनाने के लिए, एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में इमरजेंसी भी लगी, और अब यह कहा जा रहा है क्योंकि उस परिवार की सरकार नहीं है कि ये इमरजेंसी अघोषित है। What is your take, सोमनाथ सिंह रॉय? अमिश, आपका आंसर देने से पहले मैं टीएमसी रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अब भारत के नागरिक पहले हैं सोमनाथ दादा, नो वन एल्स। सोमनाथ सिंह रॉय। अमिश इससे पहले हमको एक थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए।
मैं कुछ दिन पहले एक बस्ती का अंदर से काम में जा रहा था, वहां से एक औरत आया और हमको पूछा, आप लोग टीवी में बैठ के इतना झगड़ा क्यों करते हैं, इतना झगड़ा क्यों करते हैं? मैं बोला नहीं, हम लोग डिबेट करते हैं। बोले इसको डिबेट नहीं करते, आइए डिबेट किसको कहते हैं, हम लोग को पास आइए, दिखाइए, देख के जाइए। सुबह शाम जब पानी के लिए हम लोग खड़ा रहते हैं, हम लोग क्यों में वेट करते हैं, इनसफिशिएंट टॉयलेट है फिर भी हम लोग क्यों में वेट करते हैं, आप लोग जैसे झगड़ा नहीं करते हैं। मैं हम लोग क्यों में वेट करते हैं, हम लोग को इतना टाइम देते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग बैठे किसी को थोड़ा टाइम नहीं देते, एक दूसरे का ऊपर बोलते हैं, झगड़ा करते हैं। ये कौन सा स्वार्थ इसका साथ जड़ित है? मैं आंसर नहीं दे पाया। अगर किसी का पास आंसर है तो ये देने के बाद ये डिबेट चालू कीजिए प्लीज। सबसे अच्छा हुआ वो बस्ती का औरत जो हमको पूछा था कौन सा स्वार्थ में हम लोग एक बात जब एक आदमी जब बात करना चालू करते हैं उसका साथ दूसरा झगड़ा करना चालू करता। अगर इसका आंसर किसी का पास आपका पास भी है, आप दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपका डिबेट हो रही है, आप अपनी बात को रखिए। मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत छोटा था। हो गया, आपको 1 मिनट और देता हूं मैं, मेक योर पॉइंट ऑन इमरजेंसी। अभी ये डिबेट नहीं हो रहा है हमेश, इसको डिबेट नहीं कहते, आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, किसी को नहीं सुनाया क्या बोल रहा है, किसी को लेट सोमनाथ सिंह और मेक हिज पॉइंट। हां बिल्कुल, आप उनकी बात से सहमत होइए। ये बस्ती का औरत ये लोग देख के ऐसी बात करते हैं कि ये लोग दूसरे का बात जब चलते हैं तब उसका अंदर घुसते हैं। अरे ये तो कुछ भी कर दे, धक्के मार के निकाल दे। अभी 1975 नहीं आया, इमरजेंसी नहीं आई है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट सोमनाथ सिंह और लेट सोमनाथ क्या मिलते हैं? सोमनाथ मेक योर पॉइंट। रिडिकुलस। नहीं, मैं अमिश जब इमरजेंसी था मैं छोटा था, मैं नहीं जानता, मैं जो भी देखा पढ़ा था इमरजेंसी में क्या हुआ था। लेकिन जो इमरजेंसी आप चल रहे हैं अमिश, आपका फ्रिज के अंदर कौन सा खाना है ये भी कोई तैयार करेगा। आप कैसे नेशनल झंडा उड़ाएंगे ये भी बता देंगे। आप नेशनल सॉन्ग कैसे गाएंगे, जन गण मन अधि कैसे गाएंगे ये भी कोई तैयार कर देंगे। आप हिंदू है कि नहीं ये भी आरएसएस का पार्टी ऑफिस से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर उनका मनमत नहीं हुआ तो आप पाकिस्तान का दलाल नहीं तो देशद्रोही है। ऐसा इमरजेंसी चल रहा है अभी। सीबीआई ईडी को यूज करके हर टाइम हम लोग को परेशान करते हैं, जो भी ऑपोजिशन में ये लोग को बात करते हैं। वो इमरजेंसी नहीं देखा, लेकिन ये इमरजेंसी में हम लोग देखा है। इमरजेंसी आपने नहीं देखा। सरकार का बात करने के लिए यही फर्क है, उस टाइम में नहीं देखा। लेकिन जो इमरजेंसी आज देख रहा है मेरे हिसाब से वो इमरजेंसी क्या था मालूम नहीं। बीजेपी का झंडा लेके जाता है, कोई संघ का झंडा भारत के लिए भयंकर है, मार के भगा दिया जाता है। आज ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आज ये मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, आपसे मैं प्रश्न करता हूं टीएमसी के प्रवक्ता, आप ये बताइए कि पीछे जब 1 महीने पहले आपके राज्य में जब पंचायती इलेक्शन हुए, वहां पे आपके पार्टी के लोगों ने बाकी जो पार्टी थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, उनको नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं दिया गया। और आज इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं। इतने विडंबना, इतने हाइपोक्रेसी कैसे आप में। और जहां तक मैं समीर जी बात करना चाहूंगा कि आज विडंबना यह है कि आज इस देश में इमरजेंसी के अपोलोजिस्ट भी पैदा हो गए और इस पैनल में भी लोग हैं कांग्रेस के अपोलोजिस्ट, इमरजेंसी के अपोलोजिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस समय जो हुआ था उसको अगर आप प्रश्न करते हैं तो आपको कहेंगे कि भाई आज क्या हो रहा है। आज इस देश में अगर आप देखेंगे रोज हम डिबेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और सोमनाथ रिप्लाई। ओके सोमनाथ रिप्लाई। अमिश हाँ, राइट, मैं बता रहा हूं 2013 में बीजेपी ने जितना कैंडिडेट दे सका 2018 में इलेक्शन में उससे ज्यादा कैंडिडेट उसका जीता। 2013 में जितना कैंडिडेट उन लोग ने हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। यही प्रॉब्लम है। 20 से 25 वहां पे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। किसी व्यक्ति को इस देश में इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जाके वोट करे, आपने लोगों को डरा धमका के केवल और केवल मात्र अपने पार्टी के वोट डलवाते थे। आप मौलिक अधिकार जानने के अधिकारी भी नहीं है। फिर भी ये लोग चिल्लाएंगे। सोमनाथ संदीप पात्रा 40 सेकंड देंगे आप ऑपोजिशन कैंडिडेट सोमनाथ दादा। लेकिन आपने जो एक बात बोली कि बीजेपी के ज्यादा कैंडिडेट, सोमनाथ दादा हियर मी आउट, सोमनाथ दादा हियर मी आउट। सोमनाथ सिंह रॉय, यू आर अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक बड़ा
एक लॉजिक दिया, आप ही के लॉजिक को मैं पकड़ता हूं। आपने बोला जितने बीजेपी के कैंडिडेट 2013 में जीते उससे ज्यादा 2018 में जीते, ये तो उनका पॉलिटिकल राइट है, उसको आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते। हो सकता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो इससे भी ज्यादा जीत कर आते। तो ये अब कमाल हो गई, कमाल की बात हो गई। दिल्ली के अंदर तो लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन बंगाल के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित है। बंगाल के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित है, जहां विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुल से टांग दिया जाता है, जान से मारकर, और दलित कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है, और तब अनिल चमड़िया के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। शर्म तो तब आती है। कितना बार दंगा लगाने का कोशिश अनिल चमड़िया नहीं कर पाया ना, नहीं कर पाया। यहाँ पर हिंदी मुस्लिम नहीं, मुझे आप ये बताइए, नहीं, आप स्टूडियो में बैठ के इस तरह से नहीं बात कर सकते मुझसे। नहीं, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। नहीं, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। नहीं, you hear me, you hear me, please you hear me. Why you told me? Why you told me? Why you told me? चमड़िया साहब सुनिए आप बात को। शर्म इसलिए आती है कि जब आप सिलेक्टिव अप्रोच करते हैं, शर्म तब आती है जब आपको ऊना दिखता है और बंगाल नहीं दिखता। शर्म तब आती है जब आप इमरजेंसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। शर्म तब आती है आप मुझ पर इंपोज करेंगे कि ये बोल रहा है और ये नहीं बोल रहा है, और आप कहेंगे कि मुझे शर्म आती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कहां मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। यस, आप जिस स्कीम का हिस्सा बन रहे हैं उस पर सवाल है। आप किस स्कीम का हिस्सा बन के यहाँ बैठे हुए हैं? मैं तो किसी स्कीम का, मैं तो देश की स्कीम का हिस्सा हूं। कैसे बोल रहे हैं? मैं तो देश की स्कीम का हिस्सा हूं। आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आपने करा विराट कर, आपने करा इमरजेंसी को जस्टिफाई, और आप यहाँ मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। शर्म उस बात की आती है, आप मिसलीड कर रहे हैं देश को। आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगी हुई है इस देश के अंदर, इस मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है, इस देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है। आपको मेरे शर्म बोलने पर आपत्ति है, आपको मेरे शर्म बोलने पर आपत्ति है, आपको मेरे शर्म बोलने पे आपत्ति है, मुझे पूरी इमरजेंसी मेरे शर्म बोलने पर है, आपके कुछ बोलने पे नहीं है। अनिल चमड़िया इज एक्सपोज्ड। दिन भर एक्सपोज होते हैं आपके लोग। सर आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे मुझे चाहिए, आप जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, मैं दे भी नहीं रहा, मैं दे भी नहीं रहा आपको। और आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। मेरे व्यूअर्स मुझे सर्टिफिकेट देते हैं, और मेरे व्यूअर्स मुझे सर्टिफिकेट देते हैं। और इस मुल्क को मैं पढ़ाता हूँ। सर पढ़ाइए, आप और पढ़ाइए, और सर्टिफिकेट पढ़ाइए। ओके, आप जैसे अमीर जी, आप की बात करने वाले, अमीर जी, आप मेरे कैरेक्टर में भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने मेरे कैरेक्टर में भी सवाल खड़े कर दिए। अनिल चमड़िया, अमीर जी सुनिए, अमीर जी सुनिए, आप इतना व्याकुल क्यों हो गए? आप तो पढ़ाते हैं बच्चों को, व्याकुल आप हो गए। आपको छटपटाहट आपको इतनी हो गई, आपने मेरे कैरेक्टर में सवाल खड़ा कर दिया। शर्म आ रही है मिस्टर चमड़िया, चमड़िया साहब, ये सवाल है। इस सेलेक्टिव अप्रोच की बात ये है कि जब वहां पर एक दलित को जो है मार के वहां पर टांग दिया जाता है ममता बनर्जी के शासन के अंतर्गत, और जिस ढंग से वहां दलितों के, अच्छा वाह साहब, यही मैं कह रहा हूँ, यही प्रोपेगेंडा के हिस्से होते हैं आप लोग, इसीलिए आप पर प्रश्न उठते हैं, क्योंकि आप उस प्रोपेगेंडा के हिस्से होते हैं। वही रोहित वेमुला को लेकर आप लोगों ने हंगामा किया, और उसकी मां ने जब बाद में कहा आके कि मेरे को 20 लाख रुपए देकर जो है ये बुलवाने की कोशिश हो रही थी, इस तरह का एक्सपोज आप होते हैं। इसी ढंग से आप लोग पुरानी जब ये कांग्रेस के शासनकाल के अंतर्गत एक नहीं लाखों दलितों के ऊपर हुआ, तब आप लोग की जो है कलम, तब आपकी कलम बंद जाती है, तब आप लोग की कलम बनती है। प्रोपेगेंडा का हिस्सा आप है, प्रोपेगेंडा। अनिल चमड़िया, एक सेकंड, शर्मा यू मेड योर पॉइंट, मिस्टर शर्मा यू मेड योर पॉइंट, होल्ड ऑन। अनिल चमड़िया, आपने अभी काफी बोली कि दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, आपकी बात को मैं पकड़ता हूं। 60 साल, एक सेकंड, हियर मी आउट। तो पिछले 60 साल के से दलित बहुत सुखी थे, सिर्फ मोदी सरकार आई 2014 में, और उन 3 सालों में 4 सालों के अंदर दलितों का बहुत बुरा हाल हो गया। मैं उस एजेंडे की बात करता हूं। शर्म तब आती है अनिल चमड़िया जब बंगाल में दलित मरता है तो उसको आप कहते हैं कि वो तो जायज है, और जब गुजरात में मरता है तो उसका एजेंडा बनाया जाता है। दलित चाहे गुजरात में मरे चाहे बंगाल में मरे, सवाल तो दोनों जगह होना चाहिए। शर्म तब आती है जब इमरजेंसी को आप आज के युग से कंपेयर करने लगते हैं।
मुझे बोलने का मौका दीजिए। 40 सेकंड देता हूं मैं। सर मुझे तब आती है जब दलितों पर अत्याचार का मामला केवल 70 सालों में आप समेट देते हैं। सर मुझे तब आती है जब दलितों के खिलाफ अत्याचार के 2,500-3 हजार सालों के हिसाब किताब की बात आप नहीं करते हैं। इस देश में लगातार दलितों पर अत्याचार होते रहे, लेकिन मुझे शर्म आती है कि आप बार बार केवल 60 साल में इसको सिमेटने की कोशिश करते हैं। क्या 60 साल से पहले आप 4 साल में करते हैं? 60 साल में आप तो 4 साल में कर देते हैं। नहीं, मैं 4 साल में नहीं बिल्कुल कर रहा करते हैं हूं। आप तो जबरन मेरे मुंह में डाल दीजिए। आपने बोला नहीं, मैं कहां कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं 70 साल में आप कह रहा हूं। तो आप रानी तो अब कह आपकी रहे हैं कि बदली। 60 साल 70 साल की बात में आप समेट देते हैं। ओके, लेट नहीं, मुझे बात कंप्लीट करने अब 20 सेकंड और सर, तो 20 मैं सेकंड आपसे और। ये कहना चाहता हूं प्रेस कि कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं शर्म आपकी। आती है ऐसे प्रश्न पर जब ये कहा जाता है कि केवल आपको 60 बनाम 4 पे बोलना है, और आप जो दलितों का जो दर्द है उसको आप जैसे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आप जैसे लोग जानते भी नहीं हैं कि दलितों का अंगूठा काटा गया, दलितों को पढ़ने से वंचित किया गया, दलितों को खाना नहीं दिया गया। और ये और इमरजेंसी आप ब्राह्मणवाद के चंगुल में आप बैठे हुए हैं, तो आप उस पर बात सर ऐसा आपातकाल में दलितों के जो ऊपर अत्याचार हुए हैं वो भी नहीं दिखा है। नहीं, मुझे नहीं दिखा है। यदि होता तो आप अभी विरोध करते। आपातकाल के दौरान जो दलितों से अत्याचार किया कांग्रेस पार्टी ने जो अत्याचार किया उस पर आपकी जबान बंद है। एक काम करिए, कोई जबान बंद नहीं है। मैं दोनों तरफ बोल रहा हूं कि आपातकाल में भी हुआ और आज भी हो रहा है, और उतना ही हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि 70 साल में रुका ठीक नहीं है। अब चमनिया साहब आपने अपनी बात कह ली, अब आपने अपनी बात कह ली। संदीप महापात्रा कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। आपके इस एक कथन से जो आपने लास्ट में बोला ब्राह्मणवाद, एक काम करिए, ब्राह्मणों और दलितों को लड़ाइए, बनियों और दलितों को लड़ाइए। आपने ब्राह्मणवाद की बात बोली, क्या ब्राह्मणवाद है इस देश के अंदर? मुझे बताइए। ब्राह्मण का बच्चा गरीब हो तो उसकी पढ़ाई भी नहीं होनी चाहिए। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आपने। देखिए, ये जो संकीर्ण मानसिकता है, यही इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, और यही वो बाजा गाजा है, यही वो बाजा गाजा है जिसकी प्रधानमंत्री ने बात करी। मैं ये कहता हूं संदीप महापात्रा, ब्राह्मण में कभी संदीप महापात्रा नहीं करता, मैं जातिवाद की बात। संदीप महापात्रा, इनका एजेंडा ही अलग है कुछ। इमरजेंसी पे बात हो रही है, डिबेट है, ना ब्राह्मणवाद पे डिबेट है, ना दलितों पे डिबेट। जी बिल्कुल। मैं केवल मात्र चमरिया जी को एक बात बताना चाहूंगा। आपने जो बात कही सर आंखों पे, परंतु उसका क्या समाधान यही है कि भाई आप दलित को नॉन दलित से लड़ाएंगे? क्या आप यही कहते रहेंगे कि भाई दलितों के साथ अत्याचार हुआ है तो उसका कारण क्या और निराकरण क्या है? अगर सामाजिक समरसता जब तक नहीं होगी, जिसके ऊपर संघ काम कर रही है, सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, यही समरसता की जरूरत है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। आपको नहीं टोका, संविधान का सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता आपकी बात मैं मानता हूं। आप ये बताइए चमरिया जी, जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलीन हुआ, उस समय 500 या 600 दलित परिवारों को लेके वहां पे गए कि भाई आप यहां पे रहिए, आपके जो काम है वो करिए, और वहां पे एक ऑर्डर पास किया गया कि हेंसफोर्थ आपके और आपके परिवारजन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, केवल और केवल मात्र स्वीपर के काम करेंगे। और अभी भी वो पढ़े लिखे डिबेट का विषय नहीं है। मैं संदीप महापात्रा रोकना चाहूंगा। दलित की बात कर रहा हूं, पूरे भारत नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। अगर आरएसएस का दलितों के ऊपर अगर राजनीति आपने बात कर ली तो आपकी समानता कहां गई? मेरा निवेदन है, यू मेड योर पॉइंट। नाउ अभय दुबे, नवाब मलिक एंड के शर्मा ऑन स्क्रीन। मैं नवाब मलिक आपके पास आता हूं और अभय दुबे फिर आपके पास आऊंगा। नवाब मलिक, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जबरदस्त हमला बोला और उसमें बहुत सीधे ये कहा कि जजों को महाभियोग के नाम पर डराया गया, मुसलमानों को आरएसएस के नाम पर धमकाया गया, और एक परिवार के लिए सब चीजें संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को खूंटी पे लटका दिया गया, सिर्फ एक परिवार की रक्षा के लिए? नहीं, देखिए अमीश जी, अभी इमरजेंसी की चर्चा पे आपने तुर्कमान गेट की यहाँ पे एक उदाहरण दिया जी, कि तुर्कमान गेट पर मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चले और उसमें मुसलमानों की मौतें हुई।
लेकिन बुलडोजर चलाने वाला कौन था? जगमोहन, जो संघ का व्यक्ति था, सरकारी बाबू था, रिटायर होने के बाद बीजेपी से मंत्री बन गया। तो कहीं ना कहीं तुर्कमान गेट के जो मौत की जिम्मेदार वही विचारधारा है, जो विचारधारा को लेकर अभी कुछ चर्चाएं यहाँ पे हो रही थी। जगमोहन जी ने बुलडोजर चलवाए थे, एक। दूसरा, यहां पे हमारे आरएसएस के साथी बहुत बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि लाखों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। भाई साहब, आज का आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का आर्टिकल पढ़ लीजिए। सर संचालक जो थे बाला साहब देवरस जी, वो इंदिरा जी से सेटलमेंट कर लिए थे। संघ तो इस लड़ाई में था नहीं, बागी कांग्रेसी समाजवादी इस आंदोलन में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। संघ का सर संचालक तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर रहा था। आप इमरजेंसी का भूत इसलिए दिखा रहे हो कि लोगों के मन में डर है कि आज हमारे अधिकारों का हनन हुआ। आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा हुआ। जो संघ के कंट्रीब्यूशन इस देश में इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के दौरान उसको बिलिटल करने के लिए इसी तरह की मानसिकता काम कर रही है और ये रिफ्लेक्ट सुब्रमण्यम स्वामी जगमोहन जी की आपने बात की, जगमोहन जी को ऑर्डर किसने दिया था? उसको आपने कभी प्रश्न किया है? आपने राहुल गांधी को कभी प्रश्न किया है? सोनिया गांधी को आपने कभी प्रश्न किया है? नंबर 2, जहां तक आपने बाबा साहब देवरस की बात की, आपको मैं ये बता दूं कि इंदिरा गांधी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था, उन्होंने एक एमिसरी भेजा था संघ के कार्यालय में कि भाई साहब अब जनता पार्टी को सपोर्ट मत करिए, आपके जितने भी कार्यकर्ता है सबको रिलीज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर जो बैन है उसको हटा दिया जाएगा। उस समय संघ ने निर्णय लिया, देवरस जी ने निर्णय लिया कि हमने लड़ाई लड़ी है डेमोक्रेसी के लिए, इस लड़ाई को अंत तक ले जाएंगे। आपकी जहां तक कॉम्प्रोमाइज की बात है वो सरासर गलत है। इतिहास को तोड़ और मरोड़ के पेश करना। आप स्वामी जी से पूछिए, मैं आपके पास आऊंगा। आज स्वामी जी Abhay Dubey, hold on. The question is coming, Abhay Dubey. Pointed question to Abhay Dubey. Okay, Sandeep Mahapatra, hold on. All audios down. Okay, no, okay, you made your point. Mr. Mahapatra, you made your point. Humble request. Abhay Dubey, my straight question, my pointed question. आपकी पार्टी लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र की हत्या के नाम पर आए दिन बयान देती है, मुसलमानों के नाम पर आए दिन बयान देती है, लेकिन तुर्कमान गेट में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है, इतिहास साक्षी है। तुर्कमान गेट पे मुसलमानों को रौंदा गया, बच्चों को मारा गया, उसके बाद वहां बुलडोजर चलाए गए, उसके बाद सवाल नंबर 2, लोकतंत्र की हत्या जिसकी पैरवी आज आप करते हैं, असल में वो उस दौर में हुई थी जब आपका शासन था। क्या कहना चाहते हैं आप? और क्या उस दौर से कंपेयर करके नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कह के पूरी कहानी से बच जाएंगे? अबे दुबे जी, नो वन एल्स। अमित जी देखिए, अमित जी, इतिहास से कभी प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता, सबक लिया जा सकता है, इतना तो मैं जानता हूं। जिसने इतिहास से प्रतिशोध लिया वो खुद इतिहास बन गया, ये इतिहास गवाह है। मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जो दलितों का आरोप है प्रधानमंत्री जी पहले हमने लगाया, आपके 5 सांसदों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी आपको, तो कहीं तो कुछ गलत होगा। इस देश के 4 मूर्धन्य न्यायाधीश पहले आए देश के सामने, आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा प्रजातंत्र खतरे में है, तब देश को यह बात पता लगी कि अंदर क्या हो रहा है। नहीं तो न्यायपालिका में आदमी झांक कर भी नहीं देखना चाहता है, वो दिया हुआ निर्णय पर अब सर मैं तो पूछ रहा हूं इमरजेंसी के दौरान किसकी कैसे प्रधानमंत्री जी आज एक अवहेलना हुई इमरजेंसी के दौरान। अब आज के दौर की बात करते हैं, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था? उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर तो इमरजेंसी लगाई गई थी इस देश के अंदर। आखिरी उदाहरण, हाँ आखिरी उदाहरण आप दीजिए, आप 5 उदाहरण दीजिए, आखिरी तो 5 दीजिए, लेकिन मेरे उदाहरणों को काउंटर करिए ना। आज तुर्कमान गेट पे क्या हुआ वो कुछ नहीं बोले आप। संजय गांधी कहां बैठे थे, किस होटल में बैठे थे संजय गांधी, बताने की जरूरत है मुझे। एक क्षण का हिंदू सरकार फिल्म देख लीजिए, पता लग जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक भावुक उदाहरण दिया।
एक बूढ़ी मां इमरजेंसी के दौरान जब प्रधानमंत्री जी बस में जा रहे थे तो कह रही थी कि एक कड़क नोट दे दीजिए, आंदोलनकारियों को देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी जानते हैं उस रात क्या हुआ जिस दिन आपने नोटबंदी कर दी। एक बूढ़ी मां बैंक की लाइन में लगी थी, वो कह रही थी मेरा बच्चा हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है। मुझे ब्रेक के लिए उठना पड़ेगा। ओके होल्ड ऑन। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब तुर्कमान गेट पे मुसलमानों पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे, संजय गांधी रंजीत होटल में बैठे हुए थे और कांग्रेस के कई मौजूदा नेता भी वहां मौजूद थे। ये इतिहास है और इतिहास का बोध करना, शोध करना दोनों जरूरी है। और जो आमतौर पर डिबेट में आप देखते हैं ना, हर कोई बोल देता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। इस मुल्क में संविधान, लोकतंत्र सिर्फ एक ही बारी खतरे में आया था, वो सन 1975 था। उसकी मध्य रात्रि थी जब संविधान को इंदिरा गांधी ने खूंटे से टांग दिया था। मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं इस समय टक्कर। मैं लाख टक्के की बात आपको बताता हूं और उसके बाद कुछ और दिलचस्प बात बताता हूं जो कि आपके लिए सोचना और देखना बेहद जरूरी है। देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसे सब कुछ गलत हो रहा है, दलित किसान सब परेशान हो, अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगा दिया गया हो। लेकिन जिन्होंने 1975 का दौर देखा है, या साफ कहूं इमरजेंसी का दौर देखा है, उनको पता चलेगा कि आज उन्हें कितनी आजादी है। और मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको इमरजेंसी के बारे में नहीं पता, हो सकता है आपकी पैदाइश इमरजेंसी के बाद की हो, तो इमरजेंसी के बारे में पढ़े, अपने बड़े बुजुर्गों के से सुने, आपको ध्यान होगा, आपको पता लगेगा कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। तो ये जो अघोषित आपातकाल का इस्तेमाल इतना सरलीकरण से कर दिया जाता है, ये इतना सरल नहीं है। और इस देश में अब आपातकाल लगाना भी इतना सरल नहीं है। मैं साफ कहूं तो अब नहीं लगाया जा सकता, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे गांधी की सरकार हो, ये बहुत मुश्किल होगा। मैं एक फैक्ट और बताना चाहता हूं। इमरजेंसी के जो सूत्रधार थे वो मुझे बताना जरूरी है। सिद्धार्थ शंकर रे, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने का इन्होंने सुझाव दिया था। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम थे सिद्धार्थ शंकर रे, और आपातकाल की जो अधिसूचना थी, जो ड्राफ्ट था, वो भी इन्होंने तैयार किया था। संजय गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे की आप तस्वीर देख रहे हैं। संजय गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे और आपातकाल में इनकी बड़ी भूमिका थी। ऐसा माना जाता है कि संजय गांधी पर इंदिरा गांधी का भी नियंत्रण नहीं था। संजय गांधी पूरी तरह से अपने बूते सरकार चला रहे थे और संजय गांधी के जो दोस्त थे वो उनको बॉस कहते थे, जिसमें आज के युग में कमलनाथ भी हैं, जगदीश टाइटलर भी हैं और कई नेता हैं जिनके नाम मुझे लगता है लेना यहां जरूरी नहीं है। संजय गांधी को बॉस की संज्ञा दी गई थी और यह वो दौर था जब संजय गांधी की तूती बोलती थी। उसके बाद विद्याचरण शुक्ल आपातकाल को लागू कराने में जी जान से लगे थे। आपातकाल में इन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था और संजय गांधी के इशारे पे बनाया गया था। इन्होंने इंश्योर किया था कि कोई पब्लिकेशन ना निकले जो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो, लेकिन तब भी लोग थे, कुलदीप नैयर जैसे लोग थे, रामनाथ गोयनका जैसे लोग थे, और मैं ये कह सकता हूं कि उन लोगों ने इंश्योर करा था कि लोकतंत्र को जो खतरे में लिया जा रहा है उस पर कुछ रिपोर्टिंग हो, कुछ हद तक रिपोर्टिंग हो। तीसरा नाम देवकांत बरुआ। आपातकाल के समय देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपातकाल की पूरी योजना को कागज में उतारा था। एक बहुत फेमस प्रचलित नारा है इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा ये नारा दिया था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और प्रचलित नारे का भी उदाहरण दिया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपको बताना बेहद जरूरी है। उन्होंने, देवकांत बरुआ ने कहा था, उन्होंने एक स्लोगन दिया था इमरजेंसी के दौरान, इंदिरा तेरे नाम की जाए, इंदिरा तेरे काम की जाए, इंदिरा तेरे नाम की जाए, इंदिरा तेरे काम की जाए, इंदिरा तेरे सुबह की जाए, इंदिरा तेरे शाम की जाए। एक ये भी नारा देवकांत बरुआ ने दिया था। तो कुल मिलाकर ये सूत्रधार थे तमाम। और इसके अलावा आर.के. धवन एक ऐसा नाम था जिनको डोर कीपर कहा जाता था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी से अगर कोई भी मिल सकता था तो आर.के. धवन के बिना नहीं मिल सकता था। यानी आर.के. धवन जिसको इजाजत देते थे वही इंदिरा गांधी से मिल पाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ चेहरे थे जो चेहरे आज एक बार फिर ताजा हो गए हैं। जिन्होंने इमरजेंसी देखी है, जिन्होंने इमरजेंसी सही है, वो कह सकते हैं कि शायद आजादी की लड़ाई के बाद वो दूसरा ऐसा दौर था जिसमें समूचा हिंदुस्तान एक तरफ आके खड़ा हुआ था। मैं तो उदाहरण दीजिए अमित जी,
कि वही इंदिरा जी ये हैं जी जो नरेंद्र मोदी जी 2600 सीज फायर के वायलेशन करने का दुस्साहस पाकिस्तान करता है, उस पाकिस्तान को खंड खंड कर देने वाली इंदिरा जी है। ये वही इंदिरा जी है। आपने तो नरेंद्र मोदी को औरंगजेब बना दिया। एक सेकंड, के शर्मा औरंगजेब है नरेंद्र मोदी। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया चीफ ने कहा। आपने इंदिरा गांधी को हिटलर कहा, अरुण जेटली ने इंदिरा गांधी को हिटलर कहा, रणदीप सुरजेवाला ने औरंगजेब कहा नरेंद्र मोदी को। जवाब, जेटली जी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने उस समय हिटलर से भी बढ़कर जो है तानाशाही प्रवृत्ति का प्रयोग किया, ये कहा है उन्होंने। लेकिन इन्होंने जिस औरंगजेब की आज बात रणदीप सुरजेवाला जी ने की, अमीश जी, आज जो है देश की जनता उस औरंगजेब को जानती है जो कश्मीर के लिए और इस देश के लिए जो है शहीद हो गया और जहां पर कांग्रेस का एक नेता नहीं पहुंचा। लेकिन कांग्रेस उस औरंगजेब को जानती है, कांग्रेस उस औरंगजेब को जानती है जिसका उल्लेख मणिशंकर अय्यर ने करते हुए जब राहुल गांधी का जब राज्यारोहण हो रहा था तब कहा था कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो है शाहजहां का जो अगला बेटा है वही सुल्तान होगा और औरंगजेब सुल्तान होगा। सोमनाथ सिंह नहीं है, ये वो उसका उल्लेख ये रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं। सोमनाथ दादा 30 सेकंड आपकी टर्न है। सोमनाथ, नहीं मैं एक ही बात करना चाहता हूँ। ब्रेक जाने से पहले आप बोल रहा था जी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दलित का हत्या का बारे में वो बोल रहा था। मैं सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद ही अमित शाह बंगाल में आ रहा, उनका पहले प्रोग्राम था उसका घर पे जाएंगे जिसका हत्या हुआ था। लेकिन इसका बाद जब पूरा पिक्चर उसका अमित शाह जी का पास क्लियर हुआ तब उन्होंने यही डिसीजन लिया, उसका घर पे नहीं जा रहा, उसका गांव पे भी नहीं जा रहा है, बलरामपुर में वो जा ही नहीं रहा है। लड़ाई चलती रहेगी, ये जंग 2019 से पहले चलती रहेगी। सर मेरे पास समय नहीं है। केके जी फाइनल आपका शुक्रिया। अबे दुबे, प्लेजर हैविंग यू। केके शर्मा, प्लेजर हैविंग यू। चमड़िया साहब, मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आप 10 सेकंड ले लीजिए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सीरियस बातचीत इस पे होनी चाहिए। देखिए, संविधान जब आपातकाल लागू हुआ तो वो इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का एक समय था, एक फैसला था। युग से हम आपातकाल को कंपेयर कर सकते हैं? क्या ये जायज होगा या ये नाजायज है? नहीं, देखिए, कोई स्थिति उसी रूप में नहीं आती है, एक घटनाओं का रूप बदल जाता है। मैं ये स्थिति कैसे है? मुझे आप एक सीरियसली जजेस को डराया धमका जा रहा है। शुक्रिया अनिल को। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं आपसे गुजारिश पूरी नहीं कर रहा सर। मैं केवल इंग्लिश में कहावत है। शुक्रिया सर, मेरा समय इजाजत नहीं दे रहा। निष्कर्ष यही है, आपातकाल काला अध्याय है। उसको सुनहरा अक्षर बनाने की जो भी कोशिश करेगा उसको नुकसान होगा। मैं माफी चाहता हूं अनिल चमड़िया, लास्ट में आपके पास नहीं आ पाया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।